वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा? ये जो आपने देखा होगा कि कुछ ट्रेड एक्टिविटीज होती है रिलेटेड टू ब्रिक्स, ब्रिकलिन मीन के ब्रिक्स रिलेटेड ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और डीलरशिप मीन के ट्रेड जो करते हैं उसमें वो सेल परचेज का काम आप कर सकते हो, शॉर्ट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। वो बाहर से आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी से पहले स्टेट थी, काफी टाइम से ये एक्टिविटी चल रही है, तो लाते थे और जम्मू एंड कश्मीर में बेचते थे। पंजाब से, कहीं हिमाचल से, कहीं भी से भी लगाओ। और वो उनका क्या था, यही था लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो ट्रेडर थे, जो डीलर थे, जो ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के जिनके ब्रिक क्लिन थे, और कुछ डीलर उन्होंने आगे अपॉइंट किए थे जहां अपने तौर पे वो ब्रिक्स का ट्रेड करते थे, सप्लाई करते थे, सेल करते थे और ब्रिक क्लिन से परचेज करके पहले कैसे भी लगा लो ट्रेड एक्टिविटीज एक लोकल लेवल पे थी और उनके साथ एक मैन्युफैक्चरिंग भी था जो लोकल। लेकिन जो बाहर से आते थे, जो मैन्युफैक्चर्ड जो आप कह सकते हो ब्रिक्स लाते थे, वो कुछ उस किस्म की भी ट्रेडिंग हो रही थी। तो लोकल ट्रेडर्स भी हमारे इन्वॉल्व थे जो सेल एंड परचेज में, जो ब्रिक्स मैन्युफैक्चर्ड हुई है आउटसाइड स्टेट। तो ये काफी टाइम से था। तो एक जो जे एक जिससे अग्रीव्ड होके तो जिसको जो ऑर्डर उन्होंने असेल किए वो थे, एक ऑर्डर था जो डिप्टी कमिश्नर सांबा और दूसरा ऑर्डर था डिप्टी कमिश्नर कठुआ का। उन्होंने कहा जो आउटसाइड जो ब्रिक्स लाके जो जम्मू एंड कश्मीर में ब्रिक्स नहीं मैन्युफैक्चर होती हैं, तो आगे हम और मैं क्लियर कर दूंगा। तो उनका जो ट्रेड किया विदाउट हैविंग लाइसेंस अंडर जो हमारे ब्रिकलिन जम्मू एंड कश्मीर ब्रिकलिन एक्ट है और जो रूल्स फ्रेम हुए हैं 2017। तो इसको उन्होंने एक आप कह दो ऑर्डर निकाल दिया दोनों डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अपने तौर पे, और अपने अपने उन्होंने कहा अगर कोई गाड़ी कैरी करती है और अदरवाइज कोई सेल परचेज होती है जो मैन्युफैक्चर्ड नहीं है ब्रिक्स और बाहर से आती हैं और उसका सेल परचेज होता है और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में मैन्युफैक्चर नहीं होती है, तो उसके रिलेटेड तो वो जो दो ऑर्डर थे सांबा और कठुआ के डिप्टी कमिश्नर के, वो असेल हुए बाय वे ऑफ रिट पिटीशन 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तरीके से जस्टिस वसीम साहब ने क्या किया, फ्रेम्स सर्टेन जो लीगल पॉइंट थे, लीगल प्रिपोजिशन थे, उन्होंने जो लीगल और फैक्चुअल एस्पेक्ट को टच करते हुए कुछ पॉइंट्स उन्होंने फ्रेम किए, तो फ्रेम करके उनका आंसर दिया गया। तो अभी प्रीपोजिशन लीगल पॉइंट को तो हम एक एक टच करते हैं। 24 जो ये पैरा है जजमेंट का 24 और उसका हेडिंग वसीम साहब ने रखा है लीगल एनालिसिस। जो लीगल एनालिसिस, लेकिन इसमें फैक्चुअल और लीगल जो फ्रेम किया पॉइंट और उसके दोनों के आंसर दिए गए। तो क्या था ये देखिए, फॉलोइंग इश्यूज राइजेस फॉर डिटर्मिनेशन इन द प्रेजेंट मैटर। तो ये कौन से उन्होंने कहा कि आम ऑफ द कंसिडर्ड व्यू that following issues arises for determination in the present matter. That following issues arise for determination in the present matter. क्या इशू पहला क्या था? Whether the licensing requirement under Rule 3 of Jammu and Kashmir Bricklin Regulation Rules 2017 एक्सटेंड टू डीलर इन एडिशन टू मैन्युफैक्चर। तो ये क्या हुआ कि ये कन्फाइन करता है, ये रूल सिर्फ मैन्युफैक्चर जो ब्रिक्स करते हैं उनको ही, आप कहते हो ब्रिकलिन जो भी मैन्युफैक्चरर है
जहां इसकी डेफिनेशन में डीलर भी आता है और उनको भी जरूरी है लाइसेंस लेना इन ऑर्डर टू हैव ए मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज ट्रेड सेल एंड परचेज ऑफ द ब्रिक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ये एक इशू। दूसरा था whether the deputy commissioner as licensing authority under the act were legally empowered to issue and enforce the impugned order। impugned order जो उन्होंने जो इस सेल हुए हैं, जो इस रेट पिटीशन में जो पिटिशनर ने असेल किए हैं, क्या वो डिप्टी कमिश्नर निकाल सकता है और इन्फोर्स कर सकता है? निकाल इशू तो इशू भी किए हैं और वो इन्फोर्स भी कर सकता है। तो ये एक बात, एक और इशू आया। थर्ड था वाइदर द रजिस्ट्रेशन अंडर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी जो है एक्ट 2017 exempt the petitioners from requirement of licensing under ब्रेक-किलन एक्ट। तो इन्होंने एक और पॉइंट किया कि क्या जीएसटी सफिशिएंट है जो भी, और इसका लेना जरूरी नहीं है। लाइसेंसिंग जो अथॉरिटी है जो अंडर द ब्रेक-किलन एक्ट जो रेगुलेट करती है मैन्युफैक्चरिंग और उसके साथ डीलरशिप मीन ट्रेड ऑफ ब्रिक्स, सेल एंड परचेज ऑफ, सिंपल भाषा में कह सकते हो। ये सेकंड इशू था। थर्ड आया, थर्ड भी मैंने पढ़ दिया, आगे था फोर्थ में क्या है, वाइदर द रिट पिटीशन इज मेंटेनेबल इन व्यू ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एन अल्टरनेटिव स्टैट्यूटरी रेमेडी अंडर द जम्मू एंड कश्मीर ब्रेक-किलन एक्ट 2010। तो एक आया कि क्या जब स्टैट्यूटरी रेमेडी अवेलेबल है, स्टैच्यू ब्रेक-किलन एक्ट प्रोवाइड करता है कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, और लाइसेंसिंग अथॉरिटी आई थिंक इसमें डिप्टी कमिश्नर्स हैं जो भी हैं, और उनके जिन्होंने ये ऑर्डर जो इम्प्यूग्ड ऑर्डर निकाले हैं, तो क्या उसमें उनकी जो उन्होंने ऑर्डर किए हैं उसकी स्टैट्यूटरी अपील है? क्या ब्रेक-किलन एक्ट प्रोवाइड करता है? तो और जब स्टैट्यूटरी आपके पास रेमेडी है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेल कर सकते हैं जो रिट इन्होंने फाइल किया 226 के नीचे? ये भी एक क्वेश्चन रेज हुआ है। इसमें एक ये प्रीपोजिशन फ्रेम हुई और क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, और इसका आंसर भी आगे आपको मिलेगा जस्टिस वसीम साहब की इस जजमेंट में। वाइदर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस मीन लाइसेंस अंडर ब्रेक-किलन एक्ट, और जो रूल मैंने 3 प्रोवाइड किया कि उसमें इनफ्रिंज द पिटिशनर्स फंडामेंटल राइट। कौन सा फंडामेंटल राइट? राइट टू बिजनेस, जो आर्टिकल 19 में है कि फ्री ट्रेड, जो भी बिजनेस है वन हैज ए टू कैरी ऑन ट्रेड और बिजनेस अंडर आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आगे इशू तो इन्होंने बड़ा डीपली माइन्यूटली मेटिकुलसली इन्होंने टच किए हैं और पूरी एक एक पॉइंट को, और आगे इन्होंने आंसर दिए हैं। तो मैंने ये इसलिए चुने क्योंकि इसमें यही पॉइंट्स जो हैं यही रेज हुए हैं और इन्हीं का आंसर है, और इसी के इर्द गिर्द सारा जो मैटर लीगल, टचिंग लीगल एज वेल एज जो आपका फैक्चुअल मैट्रिक्स है, पहले फैक्चुअल और उसकी क्या, ये दोनों इन्होंने फ्रेम किए। द कोर इश्यू विथ द फॉल्स फॉर डिटर्मिनेशन इन द प्रेजेंट इन इज रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल 3 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये ब्रेक-किलन रेगुलेशन रूल्स 2017 के। ये सारा रूल्स प्रोवाइड करता है, क्या मैन्युफैक्चरिंग तक कन्फाइन है जैसे ये जो पिटिशनर्स का कहना है, जहां इसमें जो डीलर ट्रेड करते हैं जैसे ये करते हैं, क्या डीलरशिप का भी लाइसेंस लेना जरूरी है अंडर दीज रूल, जो ट्रेड कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, चाहे वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग से जो ब्रिक्स खरीदते हैं और उसके बाद ट्रेड एंड उनके लिए भी, और जो आउटसाइड जो ब्रिक्स लाते हैं मैन्युफैक्चर आउटसाइड, क्या जहां पे सेल और परचेज करते हैं तो उनके लिए भी क्या डीलरशिप सेल एंड परचेज को भी रेगुलेट करता है, जिस सेक्शन जो रूल 3 है
तो आगे इसका आया। तो जो उन्होंने कहा कि तो इसमें काफी है, डीलर की डेफिनेशन इन्होंने की, और इसमें काफी इन्होंने इसको टू यू है 2E ऑफ द एक्ट, जो एक्ट है जे.एंड.के ब्रिकलेन एक्ट, उसको डीलर की डेफिनेशन में कौन आता है? जो बिजनेस सेल में इन्वॉल्व है ब्रिक्स के, तो जो सीधा है इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ सेलिंग ब्रिक्स। तो इसमें सीधा इन्होंने कहा कि ये जो और इसमें जो इन्होंने सेक्शन 5 और 6 का भी इन्होंने किया कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है। तो लाइसेंस गवर्नमेंट किसी को भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी नोटिफाई कर सकती है, किसके तहत? जो भी अब वो गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत। और इस केस में उन्होंने कहा, तो कन्फर करते हैं लाइसेंस कैसे देना है, मैन्युफैक्चरिंग, और आगे हम ऐड करेंगे डीलरशिप का भी, जो इसमें डिसीजन हुआ है। सेक्शन 5 वो है, और ग्रांट ऑफ लाइसेंस कैसे देना सेक्शन 6 रेगुलेट करती है। ये भी इसमें इन्होंने डिस्कस किया, लंबी चौड़ी ये इंटरप्रिटेशन की है, और ये सारा सेक्शन 5 और 6 को ये डिस्कस हुआ है। तो आगे हम सीधा जाएंगे कि इन्होंने ड्रा किया क्या है कंक्लूजन जो, और एक इन्होंने ये भी जजमेंट्स भी रेफर किए हैं, जे जयललिता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये पैरा 31 में है, इस सपोर्ट ली है इससे। और लास्ट में उन्होंने क्या किया, पैरा 32, द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज देयरफॉर डिजाइन्ड टू कवर द एंटायर चेन firearm manufacturing to sale to safeguard public interest। मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेल और परचेज भी करेगा, कोई सेल भी करेगा, मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मीन के जो आपके एनवायरमेंट के रिलेटेड इश्यूज हैं सारे कवर करते हैं जो ये ब्रिकलेन एक्ट है। और जो 5 और 6 है कि कैसे लाइसेंस इशू होना है, कैसे कौन सी कर सकती है, लेकिन इट इज नॉट कन्फाइंड टू, मैं अगेन रिपीट बार बार होगा, और यही इसका क्रक्स पॉइंट है कि मैन्युफैक्चर की डीलरशिप को भी एक लाइसेंस लेना है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी ईश्वर सिंह बिंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की भी सपोर्ट ली है, जजमेंट को रेफर किया। और ये फॉर्म ए और फॉर्म बी और फॉर्म सी और फॉर्म डी जो जम्मू कश्मीर ब्रिकलेन के साथ जुड़े हैं उनके बारे में बात हुई है जहां पे। तो सारा जो इन्होंने कंजाइंट रीडिंग, अभी पैरा 32 में एक कंजाइंट रीडिंग ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स डेमोन्स्ट्रेट दैट द लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट सर्व्स द इंपोर्ट पब्लिक एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जो इसके ऑब्जेक्टिव है किसके, जो और रिलेटिंग टू पब्लिक इंपॉर्टेंस और इकोनॉमिक की जो एक्टिविटीज हैं, ट्रेड जो रिलेटेड एक्टिविटी हैं, उनको दोनों को कवर करता है। इट इंश्योर्स दैट ब्रिक ट्रेड ऑपरेट्स विद लीगल एंड एनवायरमेंटल पैरामीटर्स, cause the sale of substandard or illegally manufactured bricks, prevents tax evasion and promotes transparency in trade. The unchecked import and sale of bricks from outside the union territory without such license control would lead to hoarding, black marketing and price manipulation, ultimately destabilizing the local market and harming licensed manufacturers who operate lawfully under environmental and physical obligation। तो ब्रिक ट्रेड जो है, ब्रिक ट्रेड तो सेल एंड परचेज हो गया, लेकिन वो भी इंक्लूडेड है जो रूल 3 है, जो एक्ट है रेगुलेट करता है, जो कि उसकी भी अगर किसी ने ट्रेड भी करना है तो देन ही इज रिक्वायर्ड टू हैव ए लाइसेंस। तो अकॉर्डिंगली इन्होंने ये माना और ये पॉइंट 1 डिसाइड हो गया। उन्होंने कहा कि आंसर दे दिया इन्होंने कि ये जरूरी है, रूल 3 प्रोवाइड करता है, और सेक्शन 5 एंड 6 है जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होगी और उसको कैसे लाइसेंस देना है
मैन्युफैक्चरिंग का एज वेल एज जो ट्रेड जो इसके ब्रिक्स का रिलेटेड है, बिजनेस के रिलेटेड है। तो अभी उन्होंने जो सेकंड पॉइंट है जो कि बाय द डिप्टी कमिश्नर एज लाइसेंसिंग अथॉरिटी अंडर द एक्ट वर लॉ लीगली एम्पावर्ड टू इशू एंड इन्फोर्स द इम्प्यून्ड ऑर्डर। तो एक ऑब्वियसली कौन करेगा, अगर कोई रूल 3 कहता है कि भाई लाइसेंसिंग जरूरी है ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, ब्रिक्स को, तो वो भी रेगुलेट भी कर सकता है, ऑर्डर भी कर सकता है, प्रोहिबिट भी कर सकता है। तो यो गाड़ियां उन ट्रेडर्स की हैं जो सेल एंड परचेज विदाउट लाइसेंस हैं, उन्होंने अपने आप को लाइसेंस नहीं लिया है। अब ये पॉइंट 2 है, इसका आंसर भी अकॉर्डिंगली दे दिया। तो उसमें कहा, पैरा मैं एक ही पढ़ूंगा शॉर्ट में, पैरा 47 है, द कोर्ट फाइंड्स दैट action of deputy commissioner being in consonance with section 12 of the act and supported by statutory authority cannot be termed arbitrary or illegal. The impugned direction of statutory authority मीन के लाइसेंसिंग अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर जो हैं, जो सीजर ऑफ व्हीकल है, कॉन्फिस्केशन ऑफ ब्रिक्स है, बिसाइड्स इम्पोजिंग पेनल्टीज जो उन्होंने रेगुलेट किया है, and are therefore upheld as lawful measure taken in furtherance of regulatory object of the act। जो प्रोवाइड किया है कि अगर इस जो लाइसेंस एक जरूरी है, रेगुलेट करेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आज आपको हेडलाइन मिलेगी, ये जो अपने जहाँ पे भी है सोशल मीडिया में भी जो ये अपलोड हुई है, ये जजमेंट जहाँ प्रिंट मीडिया में हुई या कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक हाउस कहीं भी हुआ, उसमें बात आई है, उन्होंने कहा कि भाई हम जीएसटी देते हैं जो ट्रेड एंड बिजनेस करते हैं, तो ये सफिशिएंट कंप्लाइंस जो ब्रिक्स का है, चाहे वो अंदर वाले ट्रेडर्स जहां बाहर से मैन्युफैक्चर लाते हैं, जहां यहीं से जो मैन्युफैक्चर्ड लोकल मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं, ब्रिक किलन जहाँ के हैं उनके से ली है, तो उसमें जीएसटी दी। उन्होंने कहा नो जीएसटी जी ब्रिक्स की। तो जीएसटी जनरल है, इट इज कन्फाइंड टू टैक्स रेगुलेशन। तो जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने देखो बहुत से स्पेशल जो लॉज हैं जिनमें लाइसेंस लेना जरूरी है, तो वो इंडिपेंडेंट उसकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। और ये जो जीएसटी का उन्होंने कहा इट इज नॉट सफिशिएंट। देखिए क्या है वो, द पिटिशनर हैव sought to drive parallel between their registration under Goods and Services Act and the licensing requirement under the Brick Kiln Act, contending that compliance with former should suffice for carrying on trade. The contention is vitiated by fundamental misconception of true nature and object of to act। तो उन्होंने कहा कि जो जीएसटी एक्ट है इज ए फिजिकल इनेक्टमेंट है कंसर्न विद टैक्सेशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो सप्लाई की हैं, जो सर्विस डिलीवरी की हैं, तो उसको रेगुलेट करता है। तो बाकी और जे इन्होंने जीएसटी पे तो 54 में उन्होंने कहा था ब्रिक किलन एक्ट 2010 का है, ऑन द अदर हैंड इज ए रेगुलेटरी स्टैट्यूट है intending to govern establishment, operation and environmental compliance of the brick lane। उन्होंने कहा जो ब्रिक लेन के एक्ट के नीचे रिक्वायरमेंट है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव और है, और जो जीएसटी का और है, और प्राइमरी जो है रिक्वायरमेंट है वो ब्रिक लेन एक्ट के नीचे कंप्लायंस करना है, चाहे वो मैन्युफैक्चर है और ब्रिक्स का या ट्रेड करता है, सेल करता है, बिजनेसमैन है। The two enactments therefore operate in distinct and non-overlapping field, as the former is domain of taxation, it is confined to collection of related to or confined to collection of taxes, and later in domain of regulation and control of trade in a specified commodity. A registration under the GST Act merely enables the state
to levy and collect tax on transactions, and it cannot by any stretch of interpretation legalize an otherwise unlicensed prohibited activity. जो रेगुलेट, जो रिक्वायरमेंट है लाइसेंस की, जो मैन्युफैक्चर और ट्रेड रिलेटेड है अंडर दिस जम्मू एंड कश्मीर ब्रेक लेन एक्ट और रूल जो फ्रेम किए हैं 2017 के, तो वो अलग है। और जो जीएसटी की कंप्लायंस आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, दैट इज बोथ आर इंडिपेंडेंटली सिचुएटेड, सेपरेटली सिचुएटेड, वो ओवरलैप नहीं कर सकते। अकॉर्डिंगली जे प्ली है, तो जे भी इशू उन्होंने जे डिसाइड कर दिया कि ये रिक्वायरमेंट है लाइसेंस की, उन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया जीएसटी की जो उन्होंने रेज किया थी प्ली। तो फोर्थ जो क्वेश्चन फ्रेम किया है, लीगल प्रीपोजिशन है, जिसका आंसर दिया है वो क्या है, whether the writ petition is maintainable in view of availability of alternative statutory remedy under Jammu and Kashmir Break Lane Act 2010। तो आपके पास स्टैट्यूटरी रेमेडी है ब्रेक लेन एक्ट के नीचे जो प्रोवाइड करती है। तो फिर क्या, अगर ये अवेलेबल है, स्पेसिफिक रेमेडी है, तो क्या रेट रिस्ट्रिक्शन इन्वोक की जा सकती है, जैसे इस केस में किया है 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। तो इसका आंसर क्या है, सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट मेक इट क्लियर दैट एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय ए डिसीजन ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो इस केस में डोवा और सांबा के डिप्टी कमिश्नर्स का है, जिसको असील कर रहे हैं अदरवाइज 226 में। तो उन्होंने कहा कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, तो इनका आप जो ऑर्डर है, जैसे इम्प्यूग्ड ऑर्डर थे, यू वुड हैव, जो पिटिशनर है, जे इसको स्टैट्यूटरी रेमेडी बाय वे ऑफ अपील अवेल कर सकते। आगे है विद इन 30 डेज, विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द, जो भी द डेट ऑन विच द डिसीजन इज कम्युनिकेटेड टू हिम, इनके पिटिशनर को प्रेफर एन अपील टू एपीलेट अथॉरिटी, वो भी डेजिग्नेट की गई है एज मे बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। ये पूरा स्टैट्यूट सेल्फ कंटेन्ड प्रोविजंस है कि लाइसेंस कैसे लेना है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं, और अगर रिफ्यूजल आता है, जहाँ कोई बात आती है, तो या कोई ऑर्डर वो डिप्टी कमिश्नर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी निकालती है, तो उसकी अपील वुड हैव फाइल। तो ऐसा नहीं किया गया, तो सेक्शन 20 को भी इन्होंने डिस्कस किया है, रेफर किया और डिस्कस किया है। तो ये दर्शक पढ़ लेंगे डिटेल में। तो इसमें भी इन्होंने कुछ साइटेशन इस बात की दी है कि जब स्टैट्यूटरी रेमेडी अवेलेबल है, तो रेट जुरिस्डिक्शन इन्वोक जनरली नहीं करने चाहिए। हाँ, कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन हो तो वहां हो सकती है। तो मैसेज साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड वर्सेस नवीन मैथ्यू फिलिप्स एंड अनदर रिपोर्टेड, ये 223 2023 का केस है, इसको भी किया। तो ये भी है कि जो आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं हर सिटीजन को, ट्रेड एंड बिजनेस का जो इसमें है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस उसमें यू विल फाइंड इसी को रेगुलेट करते हैं। जो आर्टिकल, इसी आर्टिकल 20 जो आपका 19 है, इसमें मिल जाएगा कि रेगुलेट कर सकती है गवर्नमेंट। और जैसे इस केस में है कि अगर कुछ ट्रेड एंड करना है, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए ब्रेक लेन के नीचे, एक्ट के नीचे। वो इस केस में नहीं है। तो इन्होंने द ब्रेक लेन लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क satisfy all 4 prongs. It is narrowly tailored, applying only to those engaged in manufacture or trade. It does not prohibit trade, but merely regulates it. रुकावट नहीं है, आप सेल परचेज करो, लाइसेंस ले लो, इसमें कौन सी बात है। And burden imposed obtaining a license is minimal compared to the societal benefits of the environmental protection है, lawful commerce। तो इसमें कोई वो बात नहीं है।
तो ये सेक्शन आर्टिकल 303 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी रेफर किया है, जो इसको रेगुलेट करने की रिस्ट्रिक्शन और लगा सकते हैं और डिस्क्रिमिनेट नहीं स्टेट कर सकती है, लेकिन कहीं फिर सिर्फ 7 शेड्यूल का है, ये सारा रेफरेंस आया है, इसको भी डिस्कस किया है। तो इस जजमेंट में दोनों चीजें डिस्कस हुई, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इंपॉर्टेंट है ट्रेड एंड बिजनेस रिलेटेड, तो और आर्टिकल 19(1)(g), तो इन्होंने कंक्लूड किया, ये दोबारा इन्होंने काफी दोबारा एक एक पॉइंट को दोबारा टच किया, जो जीएसटी का इशू लगा था, जो जे फ्रेम हुए थे पॉइंट, तो इनको दोबारा डिस्कस करके कंक्लूजन क्या है, जो लास्ट में इन्होंने कहा, देखिए, दिस कोर्ट, ये लास्ट is of the view that impugned that unregulated import of bricks from outside the Union Territory without proper licensing and monitoring would inevitably lead to hoarding, black marketing, and deliberate shortage, thereby disturbing the market equilibrium and causing loss to the local revenue and adverse repercussions on the state economy. स्टेट इकोनॉमी भी देखी कि लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं और आगे जो अपने डीलर, उन्होंने डीलरशिप दी हुई है लोगों को, तो जो बाहर के अगर रेगुलेट नहीं किया जाए है तो कुछ नहीं, उनको लाइसेंस लेना है ट्रेड करने के लिए, चाहे बाहर से आए, जहां जहां से ट्रेड करें, तो लेकिन नहीं, वो लाइसेंस नहीं लेना, तो वो जैसे इस केस में जो पटिशन चाहते हैं, वो कॉन्ट्ररी टू द जो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, और खासकर और जो इन्होंने फैक्टर रेफर किए हैं कि ये अफेक्ट हो जाएंगे बाय प्रमोटिंग क्लैंडस्टाइन ट्रेड, ये भी हो सकता है जो लाइसेंस ही नहीं है, कोई अथॉरिटी रेगुलेट ही नहीं कर सकती, तो इसमें आप इसको आप बढ़ दे सकते हो, स्मगलिंग भी आप कह सकते हो, आप इलीगल ट्रेड एंड बिजनेस भी कह सकते हो, क्योंकि कोई रेगुलेट वाला है ही नहीं, चाहे किसी किस्म का भी। जब लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, लाइसेंस लेना जरूरी है इस ब्रिक्स सेल एंड परचेज का, ट्रेड करने का, अकॉर्डिंग टू ब्रिक लैंड एक्ट और रूल्स फ्रेम्ड देयरअंडर, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसमें फार्म की भी रेफरेंस दी है कि कौन से फार्म किसको डील करेंगे, जे बड़ी, तो लास्ट में द कोर्ट फर्दर होल्ड्स दैट लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन रूल 3 जो रेड विद सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट इज रीजनेबल, रेगुलेटरी कंडीशन जरूरी है ट्रेड बिजनेस करने के लिए ब्रिक्स का लाइसेंस लेना, एंड डज नॉट वायलेट आर्टिकल 19(1)(g) of the Constitution, कोई वायलेशन नहीं। It is a legitimate exercise of the state power in the interest of public order, environmental violence, and physical responsibility, fully protected by Article 19(6) of जो conditions हैं, जो restrict करता है, regulate करता है, आर्टिकल जो फंडामेंटल 1(g) कि जो आप एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, उसको अवेल करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद दिस ऑब्जर्वेशन। तो रेट जो पटिशनर की थी वो डिसमिस कर दी, तो अलॉन्ग विद ऑल जो भी उसके साथ मिसलेनियस एप्लीकेशन थी वो भी डिसमिस हो गई। तो ये एक इसमें क्रक्स क्या है कि जो लाइसेंस लेना है ट्रेड के लिए, जो मैन्युफैक्चर ब्रिक्स आती हैं बाहर से, आउटसाइड से, तो सफिशिएंट नहीं है सिर्फ जीएसटी का आपके पास रजिस्ट्रेशन हो। दोनों चीजें हैं, रजिस्ट्रेशन तो टैक्स रिलेटेड कलेक्शन की बात है, आपको डिपॉजिट एप्लीकेशन है, ये जो उन्होंने कहा, तो लेकिन ये एक एनवायरमेंटल रिलेटेड इशू है, ये और फैक्टर से हैं जहाँ पे जो एक लोकल इकोनॉमी रिलेटेड भी हैं,
और जो एक क्लैंडस्टाइन स्मगलिंग ना हो, और जब स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं तो आपको अपील अवेलेबल है, तो आपको वो पहले अवेल करना चाहिए था। नो डाउट इस केस में असेल किए होंगे जो ये प्रोविजंस हैं, लेकिन ऑर्डनरी जो है स्टैट्यूटरी रेमेडी अवेलेबल है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम एज ए मैटर ऑफ राइट हम आर्टिकल 226 को इन्वोक कर सकते हैं। तो वो तब होगा अगर स्टैट्यूटरी रेमेडी नहीं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेमेडी है, जहाँ कहीं कोई और रेमेडी नहीं है स्टैट्यूज के मुताबिक, कानून के मुताबिक, ऑर्डनरी जो लॉ है तो उसके मुताबिक। मुझे लगता है ये काफ़ी है आज के लिए, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।